बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 13 जो कि था द रॉक्स, रॉक साइकिल एंड वेदरिंग। हमने सब डिटेल में कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, मगर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो रह गए हैं। मतलब कोई 3 टर्म्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे और आपके लिए नई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। So the number 1 term is slate. Slate क्या होता है? High pressure can change a rock completely. Slate क्या होता है ये बताने से पहले मैंने मेंशन किया that high pressure can change a rock completely. अगर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी रॉक के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को टोटली चेंज कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। Slate is a dull grey rock formed when the sedimentary shale was compressed deep underground. इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी another type of rock that was sedimentary rock. Sedimentary rocks ऐसे रॉक थे जो कि सेडिमेंट से बनते थे, और सेडिमेंट ऐसी चीजों को कहते हैं या फिर ऐसे रॉक फ्रेगमेंट्स को हमने कहा था जो कि सेटल डाउन कर जाते हैं या तो रिवर बैंक में या तो किसी तरह के सैंड ड्यून्स में। यहाँ पर लिखा है स्लेट इज अ डल ग्रे रॉक। इसकी एक प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गई दैट इट इज अ डल ग्रे रॉक formed when the sedimentary shale was compressed deep underground. अब सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये शेल से बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, सैंडस्टोन, शेल एंड कॉन्ग्लोमेरेट। यहाँ पर शेल की बात हो रही है। शेल जब अंडरग्राउंड जाकर बरी हो जाता है या फिर अंदर जाकर दब जाता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, तो क्या होता है कि उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है ऊपर मौजूद या तो टेम्परेचर का या तो हेवी मटेरियल्स का, इवन सेडिमेंट भी अगर अपनी क्वांटिटी में ज्यादा हो जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब इस प्रेशर की वजह से चीज कॉम्प्रेस हो जाती है। अगर आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो कॉम्प्रेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ वाटर बॉटल, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी शेप बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह शेल जब कंप्रेस हो जाता है तब बनाता है स्लेट, जो कि है एक डल ग्रे रॉक। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट चेंजेस द टाइनी मड ग्रेन्स ऑफ शेल इनटू फ्लैट क्रिस्टल्स। शेल में ओरिजिनली मौजूद थे ग्रेन्स, तरह के ग्रेन्स, टाइनी मड ग्रेन्स। शेल में ओरिजिनली टाइनी मड ग्रेन्स मौजूद थे। मड वाज अ फाइन क्वालिटी ऑफ या फिर अ फाइन कैटेगरी ऑफ सेडिमेंट या सिल्ट। हम कह सकते हैं कि वेदर्ड जो मटेरियल होता है या रॉक फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उसमें जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बनाते हैं मड और क्ले। बिल्कुल उन फाइन पार्टिकल्स से बना होता है हमारा शेल, जो कि यहाँ पर आकर बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर जो उस पे एक्सर्ट हो रहा है उसकी वजह से बन जाता है फ्लैट क्रिस्टल। मतलब दीज टाइनी मड ग्रेन्स आर कंप्रेस्ड इनटू फ्लैट क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बनते हैं मगर ये क्रिस्टल्स शाइनी और 3D नहीं होते, ये होते हैं फ्लैट क्रिस्टल्स। दीज क्रिस्टल्स ग्रो इन लेयर्स, दैट इज व्हाई स्लेट कैन स्प्लिट इनटू शीट्स इजीली। ये क्रिस्टल्स जो हैं ये लेयर्स में ग्रो करते हैं। मतलब सिर्फ एक फ्लैट लेयर नहीं होती इस क्रिस्टल की, बल्कि एक फ्लैट लेयर के ऊपर दूसरी फ्लैट लेयर मौजूद होती है। यही वजह है कि जब स्लेट हम रियल लाइफ में यूज करते हैं तो उसको हम आराम से डिफरेंट शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। आपने ये स्लेट देखा होगा रूफ या तो सीलिंग के ऊपर कवरिंग के लिए या फिर फ्लोर कवरिंग्स के ऊपर, या फिर आप देख सकते हैं कि पुराने टाइम में जब स्कूल में भी हम पढ़ते थे तो स्लेट के ऊपर चॉक से लिखा जाता था। ये वही स्लेट है और आपने देखा कि वो स्लेट कितनी पतली होती थी। वो यही वजह है कि ये जो फ्लैट क्रिस्टल्स की लेयर्स हैं ये बहुत आसानी से स्प्लिट हो जाती हैं इनटू शीट्स। तो पहली हमारी टर्म थी स्लेट। हमने पढ़ा स्लेट क्या होता है। स्लेट एक ऐसा पत्थर है जो कि बनता है बाय एक्सर्टिंग हाई प्रेशर ऑन शेल। शेल इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक जो कि बहुत फाइन पार्टिकल्स से बनता है। ये फाइन पार्टिकल्स जब कंप्रेस होते हैं तो फ्लैट क्रिस्टल्स बना लेते हैं और लेयर्स में ग्रो करते हैं, और इसको हम कहते हैं स्लेट, विच इज डल ग्रे रॉक। तो ये थी हमारी फर्स्ट टर्म। अब हम चलते हैं और जाकर देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फ्लो चार्ट।
हमारे यूनिट का नाम है द रॉक साइकिल एंड वेदरिंग। इसमें जो टर्म रॉक साइकिल है अब मैं आपको वो डिस्क्राइब करूंगी। तो आपके सामने मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। रॉक्स ओनली प्ले अ टेम्पररी पार्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ आवर प्लैनेट। रॉक्स अगर हम ओरिजिनली देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी माउंटेन रेंज को देखते हैं, बड़े से पहाड़ को देखते हैं, तो आपको लगता है शायद ये यहाँ पर परमानेंटली मौजूद था और मौजूद रहेगा। इसको यहाँ से कोई नहीं हिला सकता, ना तो खत्म कर सकता है। देखने में तो ऐसा ही लगता है मगर ऐसा है नहीं। एक्चुअली में जो रॉक्स होते हैं बहुत ही टेम्परेरी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। रॉक बनता है, उसके बाद ब्रेक डाउन होके खत्म हो जाता है, उसके खत्म होने से दोबारा रॉक बनता है और ये साइकिल चलता रहता है। हम देखते हैं इस फ्लो चार्ट की मदद से कि मैं क्या कह रही हूं। नंबर 1 पॉइंट इज igneous rocks are weathered and eroded। इसको हम कहेंगे नंबर 1। यहां बात हो रही है igneous rocks की। igneous rocks ऐसे रॉक्स थे जो कि मैग्मा से बन रहे थे। जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होती थी और ये लावा बाहर आता था फ्रॉम वॉल्केनो टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट, तब वो कूल डाउन करता था और कूल डाउन होके वो बनाता था igneous rocks को। लिखा है कि igneous rocks are weathered and eroded। weathered होता है टूट जाना, erode कर जाना is also weathering, मगर it is a type of chemical weathering क्योंकि यहाँ पर chemical reaction होगा और यहाँ पत्थर erode कर जाएगा। अब आपने देखा पहला पॉइंट ये है कि igneous rocks बनते हैं और बन के वो टूट जाते हैं या फिर erode हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज weathered material is transported and deposited। आपने देखा कि सबसे पहले igneous rocks बने और वो किस तरह से बने, वो इस तरह बने कि जब लावा सरफेस पे आ गया, कूल डाउन कर गया, तो उसने इस तरह के रॉक्स बनाए। अब ये तो सरफेस पे मौजूद हैं, ये हीट की वजह से या विंड की वजह से या किसी फिजिकल कांटेक्ट की वजह से टूट जाते हैं और टूटने के बाद क्या होता है कि इनका जो टूटा हुआ मटेरियल है, मतलब रॉक फ्रेगमेंट्स हैं या वेदर्ड मटेरियल है, वो ट्रांसपोर्ट होता है और डिपॉजिट कर जाता है। हमने ट्रांसपोर्टेशन पे और डिपोजिशन पे अलग अलग लेक्चर्स किए। मैं आपको क्विकली रिवाइज करके बताती हूँ कि ये होता क्या है। अब बड़े पत्थर जो हैं वो सरफेस पे पड़े हुए टूट गए और टूटने के बाद उनके जो रॉक फ्रेगमेंट्स हैं वो वहीं मौजूद हैं। जब भी बारिश होगी तो क्या होगा कि ये सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पानी के बहाव के साथ चले जाएंगे किसी भी नदी में, रिवर में, स्ट्रीम में या फिर ऐसी किसी भी चीज में। जब ये रिवर में जाएंगे तो रिवर अपने फ्लो के साथ इनको भी अपने साथ बहाकर ले जाएगा। इसको कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। जब ये रिवर तेजी से जाता जाएगा तब तक तो ये फ्रेगमेंट्स ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, मगर जब ये रिवर अपनी स्पीड को स्लो कर देगा या फिर स्लो हो जाएगा तो ये होगा कि जो हैवी मटेरियल है वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब रह जाएंगे। इसको हम कहते हैं डेपोजिशन। अब अगला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 3 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जब ये सारे पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएंगे तो इसको हम कहेंगे सेडिमेंट। सेडिमेंट आर सब्सटेंसेस दैट सेटल डाउन। अब या तो रिवर बैंक पे ये सेटल डाउन हो जाएंगे या फिर फ्लड प्लेन पर ये सेटल डाउन हो जाएंगे या फिर एंड में ये होगा कि किसी बड़े समंदर की जमीन पर जाकर ये सेटल डाउन हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे सेडिमेंट। अब वहां पर पड़ा हुआ सेडिमेंट पड़े पड़े इवेंचुअली पानी के साथ मिक्स होगा और जब जो रॉक्स बनाएगा उनको हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। यहां पर बन गए सेडिमेंट्री रॉक्स। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज अंडरगो ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बन चुके हैं। बनने के बाद क्या होगा कि वो एनवायरनमेंट से एक्सपोज होंगे। इसका मतलब कि या तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत हाई होगा या बहुत लो होगा। टेम्परेचर बहुत लो या बहुत हाई होने से हमारे रॉक्स के ऊपर या अर्थ क्रस्ट के ऊपर या सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये जो रॉक्स हैं ये अपने प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे या फिर ये होगा कि ये भी टूट जाएंगे जिस तरह इग्नियस रॉक्स टूट रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमने मेटा
मॉर्फिक रॉक की जब डेफिनेशन पढ़ी तो हमने ये कहा जब भी कोई रॉक हमारे एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज होता है और इन कंडीशंस से या हार्श कंडीशंस से गुजरता है तो वो बनाता है मेटामॉर्फिक रॉक को। बिल्कुल इसी तरह जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बने और ये हीट और प्रेशर की वजह से अपने प्रॉपर्टीज को चेंज करते गए तो इन्होंने बना लिया मेटामॉर्फिक रॉक्स को। अब आपने देखा कि किस तरह एक रॉक से दूसरे रॉक्स बनते जा रहे हैं। अब जब मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे अर्थ के सरफेस के अंदर, मतलब इंटीरियर साइड पे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो अर्थ है वो इन रॉक्स को लिफ्ट करेगा और लिफ्ट करते करते वो उसको बाहर निकाल देगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लिफ्टेड टू फॉर्म माउंटेन रेंजेस, दिस इज द 6th पॉइंट कि हमारे जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो लिफ्ट कर दिए जाएंगे और लिफ्ट करके वो माउंटेन रेंज बना लेंगे। ये वही पहाड़ हैं जिनको हम देखते हैं अपनी आंखों से बहुत कॉमनली। ये पहाड़ इस तरह से बनते हैं जिस तरह मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स लिफ्ट हुए, अर्थ सरफेस के ऊपर आ गए और उन्होंने एक पहाड़ को बना लिया। अब ये पहाड़ वहां ज्यादा देर नहीं रहेगा, इसके साथ क्या होगा कि ये भी वेदर कर जाएगा या इरोड कर जाएगा। मतलब कि ये जब एक दफा माउंटेन रेंज बन गई, बारिश होगी, पानी का प्रेशर पड़ेगा, रॉक्स टूटते जाएंगे, या तेज हवा चलेगी तब भी रॉक्स टूट जाएंगे। बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने से भी ये रॉक्स जो हैं, माउंटेन रेंजेस पर मौजूद जो रॉक्स हैं वो टूटते जाएंगे और टूट के यही साइकिल रिपीट होगा जो कि अभी हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको पता चल गया कि जो हमारे चैप्टर के टाइटल में रॉक साइकिल लिखा हुआ था वो एक्चुअली साइकिल है क्या। तो इसके साथ अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट टर्म की तरफ जो आज हमने डिस्कस करनी है। सो द नेक्स्ट टर्म इज फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? Formed when the remains of animals and plants were buried as a sediment millions of years ago. Fossils जो हैं ये भी टाइप ऑफ पत्थर हैं और ये बनते हैं as a result of decomposition of plants and animals. हमने पहले भी एक एग्जाम्पल पढ़ी थी decomposition of plant and animals से रॉक्स के बनने की, मगर यहाँ पर जो फॉसिल्स हैं वो बता रहे हैं कि millions of years ago कोई एनिमल या कोई प्लांट ऐसा था जो कि मर गया और मर के जब वो सेटल डाउन किया हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर और उसके ऊपर मिट्टी आ गई तो वो वहीं पड़ा हुआ डिकम्पोज हो गया, खत्म हो गया। जब उसकी हड्डियां पीछे बच गई तो उस जगह को फिल कर लिया डिफरेंट केमिकल्स ने, और जिस तरह आप किसी शेप के अंदर पानी डालेंगे तो वो उस शेप का फ्रीज हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह इनकी जो शेप छोड़ी जाती है पीछे उसके अंदर केमिकल्स भर जाते हैं और वो शेप बिल्कुल उसी तरह जो है सेटल डाउन कर जाती है और जम जाती है और ये एक तरह का पत्थर बनाते हैं। अब दो कंडीशन है। नंबर 1, समटाइम्स कंप्लीट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वर प्रिजर्व्ड। कुछ दफा ऐसा हुआ कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स ही प्रिजर्व हो गए। प्रिजर्व होने का मतलब ये है कि कोई चीज हमने रखी और वहां वो संभाली रह गई, वो खराब नहीं होती बल्कि वो सर्वाइव कर जाती है। लिखा है कभी कभी कंप्लीट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एनिमल का या फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बर्ड का हमने देखा कि विंग टूट गया और विंग टूट के वो गिर गया जमीन पे, उसके ऊपर फौरन से डिकम्पोजिशन हुई, जो उसका प्रोटीन पार्ट था वो डिसॉल्व हो गया, हड्डियां रह गई, उस हड्डियों के इर्द गिर्द जल्दी से केमिकल्स आ गए और ऊपर मिट्टी पड़ गई, इसलिए वो वहीं पर जम गया। मतलब कंप्लीट विंग उसका हमें बहुत मिलियन ऑफ इयर्स अगो बाद जाकर हमने जब देखा तो हमें वहां मौजूद मिल गया। दूसरी कंडीशन है दैट मोर ऑफन ओनली अ प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाज लेफ्ट बिहाइंड। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट पार्ट नहीं रहता, सिर्फ एक इम्प्रिंट रह जाता है। जैसे आप मिट्टी के ऊपर चल के जाएंगे तो आपके जूतों का फुटप्रिंट वहां रह जाएगा, बिल्कुल इसी तरह होता है यहाँ पर। मतलब सेकेंड कंडीशन में अगर कोई एनिमल वहां से गुजरा, उसका पांव वहां ट्रेस हो गया और ट्रेस होते ही बारिश हुई, वो पानी से भर गया, सारे मिनरल्स जो हैं वो बाहर आ गए। जैसे ही पानी इवेपोरेट किया तो वो मिनरल्स वहीं रह गए और वो वहां पर जम गए, उन्होंने एक स्टोन बना लिया, वो स्टोन वहां प्रिजर्व हो जाएगा, ऊपर मिट्टी आ जाएगी और बहुत देर बाद मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लेटर जब हम उसको डिग करेंगे मिट्टी को तो हमें अंदर से वो केमिकल्स या फिर वो मिनरल्स का बना हुआ पत्थर मिलेगा जिसपे इम्प्रिंट हुआ होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट या फिर कोई इम्प्रिंट, या तो फिंगर का, पॉ का
या फिर हमारे फुट का, इस तरह कोई इम्प्रिंट हमें मिल जाएगा। अब आपने देखा कि दो तरह से फॉसिल्स हमारे काम आ रहे थे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसकी एग्जाम्पल है डायनासोर। यू नो दैट डायनासोर्स डू एग्जिस्ट, मगर हमने कभी उनको देखा नहीं। देन हाउ डू वी नो दैट दे एग्जिस्ट? उसकी वजह यही है फॉसिल्स। फॉसिल्स थे हमारे पास डायनासोर्स को डिस्कवर करने के लिए। मतलब या तो डायनासोर का कंप्लीट स्केलेटन हमारे पास प्रिजर्व हो गया, मिट्टी की हो सकता है आंधी चली हो, किसी डेड डायनासोर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, प्रोटीन पार्ट मतलब मीट गोश्त जो है वो डिकम्पोज हो गया हो और उसके जो स्केलेटन है वो वहां पर रह गया हो, जिसको डिफरेंट स्टोन्स ने या फिर मिनरल्स ने या केमिकल्स ने फिल कर दिया और फिल करके वो वहीं मौजूद पड़ा रहा, जो हमें काफी सालों बाद मिला और हमें पता चल गया कि ऐसा भी कोई ऑर्गेनिज्म मौजूद था जो अब एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो चुका है। इसीलिए हम कहते हैं दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एरियाज हिस्ट्री। हमें यहाँ से पता चला कि हिस्ट्री में मतलब पुराने जमाने में किस किस तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। ऐसे बहुत से एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स थे पिछले जमाने में जो कि अब नहीं रहे, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मगर वी डू नो दैट दे एग्जिस्टेड सम टाइम अगो या फिर एट सम पॉइंट इन आवर हिस्ट्री। इसका मतलब कि फॉसिल्स हमारे बहुत काम आ सकते हैं टू स्टडी आवर हिस्ट्री एंड दीज आर रियल बिकॉज फॉसिल्स या तो किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट होता है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर का कोई इम्प्रिंट होता है जो हमें मिल जाता है काफी देर बाद। तो आपको पता चला कि फॉसिल्स क्या होते हैं। मैं एक और दफा बताती हूँ, फॉसिल्स आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ रॉक जो कि बनता है एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत पहले अरसे में मौजूद थे। जब वो मर जाते हैं तो या तो उनका कंप्लीट बॉडी पार्ट दुनिया के किसी हिस्से में जाकर प्रिजर्व हो जाता है या फिर उनका कोई इम्प्रिंट जो है वो प्रिजर्व हो जाता है, जिससे हमें मदद मिलती है टू डिस्कवर कि पिछले जमाने में बहुत सालों पहले किस तरह के ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स मौजूद थे इस प्लेनेट पर। ये थी हमारी एक और न्यू टर्म। अब रह गई है सिर्फ एक और टर्म, आइए देखते हैं वो क्या है। सो द लास्ट टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्लिंट। Flint, in ancient seas, there were creatures called sponges that had skeletons made of silica. यहां पर आप देखें कि बताया जा रहा है पिछले ancient seas का मतलब है पुराने जमाने के समंदर। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक पॉइंट बताया था कि पहले इस जमीन पे खुश्की मौजूद नहीं थी, बहुत कम थी, ज्यादातर पानी मौजूद था। अब ये पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट करता गया, कम होता गया, वहां पर खुश्की आ गई और वहां आहिस्ता आहिस्ता लोग आबाद होना शुरू हो गए। अब एंशिएंट सीज जब वो पानी मौजूद था तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म था जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनका जो स्केलेटन है वो बना हुआ था ऑफ अ मटीरियल कॉल्ड सिलिका। जिस तरह हमारा एक स्केलेटन है हड्डियों का बना हुआ विद कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड डिफरेंट मिनरल्स, बिल्कुल इसी तरह स्पॉन्जेस का जो स्केलेटन था वो बना हुआ था सिलिका का। When they died, silica skeleton built up in layers. जब स्पॉन्जेस डेड हुए, और वो क्यों डेड हुए? Because they were sea creatures. They were sea creatures. अगर आप किसी मछली को पानी में से निकालते हैं, the fish will die. In the same way, जब स्पॉन्जेस को पानी नहीं मिला, they died. और क्या हुआ कि उनके मरने से जो उनका स्केलेटन था सिलिका का बना हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता लेयर्स में बिल्डअप करता गया। These layers dissolved and then recrystallized as flint. ये जो लेयर्स बनती गई सिलिका की, सबसे पहले ये डिसॉल्व हुई। जब ये डिसॉल्व हो गई तो उसके बाद ये रिक्रिस्टलाइज हुई। मतलब पहले जो ये स्केलेटन था ये डिसॉल्व हुआ और डिसॉल्व होने के बाद ये दोबारा से इसने अपने वाटर को, लिक्विड पार्ट को इवेपोरेट कर दिया और क्रिस्टल्स बना लिए। इन क्रिस्टल्स को हमने कहा फ्लिंट। अब आपको पता चला कि फ्लिंट कैसा पत्थर है और किस तरह से बनता है। दोबारा मैं आपको बताती हूं कि पिछले जमाने में जब हर जगह पानी मौजूद था वहां पर एक सी क्रिएचर था स्पॉन्जेस के नाम का। ये स्पॉन्जेस जो हैं पानी ना मिलने की वजह से या पानी शॉर्ट हो जाने की वजह से जब मर जाते थे तो इनका जो स्केलेटन था वो लेयर्स में बिल्डअप होता था। ये स्केलेटन बना हुआ था सिलिका का। अब सिलिका की लेयर्स बिल्डअप होते होते
आखिरकार डिसॉल्व होती थी। डिसॉल्व होने के बाद वो दोबारा रिक्रिस्टलाइज होती थी, और जब वो रिक्रिस्टलाइज होती थी तो वो एक पत्थर बनाती थी, एक क्रिस्टल जैसा, जिसको हम कहते हैं फ्लिंट। तो आपको पता चला फ्लिंट क्या है। आवर एंसेस्टर्स यूज्ड फ्लिंट इन मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। हमारे जो बुजुर्ग थे वो इस फ्लिंट को, इस क्रिस्टल पत्थर को यूज करते थे टू मेक डिफरेंट टूल्स। यहाँ तक कि वेपन्स बनाने के भी ये काम आता था, क्योंकि ये एक हार्ड पत्थर था जो कि स्केलेटन से बना था। अब आपको याद होगा जिस तरह स्पॉन्जेस का स्केलेटन बना है सिलिका का, बिल्कुल इसी तरह कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास शेल मौजूद थी कैल्शियम कार्बोनेट की, और जब वो डिके करते थे तो हमारे पास एक और तरह का पत्थर बनता था, दैट वाज लाइमस्टोन। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म डिके कर रहा है और उसका जो स्केलेटन बना हुआ है सिलिका का, वो बना रहा है एक नई तरह के पत्थर को, जिसको हमने नाम दिया फ्लिंट का। तो आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग 3 टर्म्स पढ़ी। नंबर 1 वाज स्लेट, नंबर 2 वाज फ्लिंट एंड नंबर 3 वाज फॉसिल्स। और इसके साथ ही मैंने आपको रॉक साइकिल भी जल्दी से ओवरव्यू करके बता दिया। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 13 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं आपको कराऊंगी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके आइएगा। खुदा हाफिज।